हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसके हमने मेजर्स देखे थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे दी गई कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है। इंडियन ट्रेडिशन एग्रीकल्चर यूज ऑर्गेनिक मैनर्स, सीड्स, सिंपल प्लफ, बुलोक एंड प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे पहले इंडियन एग्रीकल्चर क्या करते थे कि वो पहले के ज़माने में जो कैसे खेती होती थी कि हम बड़द जो घोड़ा मतलब कि जो बैलगाड़ी का यूज़ करना, पुराने सीड्स को यूज़ करना, सिंचाई के लिए मतलब कि पानी के लिए हम वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होना, तो ये सारी मेथड से प्रोडक्शन करते थे। दिस इंस्ट्रूमेंट्स गिवन अ वेरी लेस प्रोडक्टिविटी एंड द यूज ऑफ देम वाज अनेबल टू सेटिस्फाई एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंटायर नेशन। कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के कारण क्या होता था, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती थी और एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल भी नहीं कर पाते थे। देयरफॉर सिंस 1966 मॉडर्न एग्रीकल्चर इमेज इन इंडिया। मॉडर्न एग्रीकल्चर यूज इनपुट्स लाइक हाइब्रिड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, न्यू मशीन्स ऑफ agriculture, irrigations. Due to of this modern inputs, agriculture production increased intensively. कि ये सारी जो limitations थी उन सब से बाहर आने के बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। और मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि जो न्यू सीड्स, हाइब्रिड सीड्स आ गए, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, न्यू मशीन्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और एज अ रिज़ल्ट जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। और इस रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, जहाँ पे न्यू मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आई और जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा। दैट इज़ नोन एज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कब है, कैसे है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। Use of new technology of agriculture started from the year 1960 to 61 at a 7th district of India as a पायलट प्रोजेक्ट। कि यहाँ पे ये जो 1961 में इंट्रोड्यूस हुई थी एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जो खाली 7 डिस्ट्रिक्ट में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। इट इज़ नॉन इनिशियली एज IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। दैट मीन्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट। कि ड्यू टू इसके जो वंडरफुल रिजल्ट्स आने लगे कि जैसे जैसे टाइम पास होने लगा वैसे वैसे उसके रिजल्ट अच्छे आने लगे, तो पूरे नेशन में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होने लगी। व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड टू द नेशन, दैट इज़ नॉन एज अ SYVP, दैट मीन्स हाई यील्डी वेराइटी प्रोग्राम। दैट मीन्स प्रोग्राम ऑफ हाई यील्ड प्रोडक्ट्स विच इज़ नोन एज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कि जैसे ही ये पूरे इंडिया में मतलब कि पूरे नेशन में ये स्प्रेड होने लगी तो उसको हमने HYVP के नाम से हम पहचानने लगे। दैट मीन्स कि हाई यील्ड वेराइटीज़ प्रोग्राम, की जिसके थ्रू हमें पता चला कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हम कितना हाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानने लगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और प्रोग्राम फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। कि इसके हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के अदर नाम आपको दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम एंड सेकेंड इज प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे लिए हमारे जो हम कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के आपको अनदर नेम्स देगा। और ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक रिवॉल्यूशनरी एक स्टेप हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो पॉइंट्स दिया हुआ है मल्टीपल क्रॉपिंग, वो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो करेंगे, समझेंगे। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि हम एक ही एरिया, एक ही लैंड के एरिया में एक से ज़्यादा हम प्रोडक्ट करें। कि यहाँ पे नॉर्मली पता है आपको कि 2 टाइप के क्रॉप्स दिखाई देते हैं कि फूड ग्रेन्स एंड नॉन फूड ग्रेन्स। अब राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन जो हमारे लिए मग, बाजरी, सरगम, ज्वार, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, फूड ग्रेन्स हैं। और पल्सेस आर इंक्लूडेड फूड ग्रेन्स। वेरियस डिफरेंट ऑयल सीड्स जो होते हैं कि ग्राउंड सीड्स, सीसम, कस्टर्ड, सोयाबीन, लाइन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये और कॉटन, जूट, वो सारी चीज़ें हमारे लिए हैं कैश क्रॉप। अब इनको हम मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों करते हैं कि टेक्नोलॉजिकली फैक्टर्स जो देखने जाए तो मल्टीपल क्रॉपिंग हम इसलिए करते हैं कि जो डिपेंड ऑब्वियसली डिपेंड्स जो है वो सॉइल, एनवायरनमेंट, रेन एलिमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि मध्य प्रदेश में जो बाजरी है, मैलेट्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तम्बाकू का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। कि यहाँ पे जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ होती है तो हम बाजरी के साथ साथ हम सुगरन्स जो है
उसका भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तम्बाकू का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसके कारण जो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो हम यूज़फुल हम कर सकते हैं कि जब भी हमें न्यू कैपिटल न्यू सीड्स आते हैं तो हम अगर हमारी जो सीड्स है वो अगर हमारी जो ज़मीन है वो अगर अच्छी होती है तो हम एक से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि हम अगर एक से ज़्यादा अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है कि हमारी जो हम बोल सकते हैं इनकम है वो भी बढ़ती है। बट उसके रीजंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमें इकोनॉमिक रीजंस हमें इससे देखिए कि मैक्सिमम प्राइस एंड इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स, साइज ऑफ फार्म, प्रोटेक्शन ऑफ इंश्योरेंस, टेन्योर। कि यहाँ पे हमें अगर इकोनॉमिकली अगर हम देखने जाएँ तो मल्टीपल क्रॉपिंग के कारण हमारे प्राइस और इनकम बढ़ती है, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हमें अवेलेबल होते हैं, फार्म की साइज़ हमारी जो बढ़ती है, प्रोटेक्शन मिलता है इंश्योरेंस का, और टेन्योर भी हमें लैंड लॉर्ड के ऊपर ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी और स्कैरसिटी ऑफ दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। की ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो वो हमने जो क्रॉप किया है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। इन 1950 to 51 अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ क्रॉप फूड ग्रेन एंड 25% ऑफ क्रॉप कैश क्रॉप्स वर टेकन, बट आफ्टर 1966 मल्टीपल क्रॉप हैज़ बीन यूज्ड ड्यू टू इनपुट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो 1950 to 51 में 75% हम फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे और 25% हम कैश क्रॉप करते थे, बट 1966 के बाद उसे हमने ड्यू रख दिया क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन है। तो उसके बाद हमारा जो प्रोडक्शन है वो जो कैश फूड ग्रेन का था वो बढ़ने लगा। Now, in the year of 1970 to 71, about 74% of food grain were about 26% of cash crop were taken. It became as a 64% of food grain and 36% of cash crop in 2006-7. But then, due to change multiple crops in the year of 2010-11, 66% of food grains and 34% of cash crop could be saved. That can be said the grounds of the detailed agriculture statistics plans of 2010-11 कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है कि वैसे वैसे जो फूड ग्रेन एंड कैश क्रॉप के जो इम्पोर्टेंस थे वो भी बढ़ने लगी। देन आफ्टर क्रॉप प्रोटेक्शन, ये भी आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है बट हम फिर भी यहाँ पे आपको समझाने के लिए करेंगे। Agriculture productivity should increase due to pesticides. India have very less of pesticides per hectare. Economic survey 2015-16 shows that India has only 0.5 kg per hectare use of pesticides, when America has 7.7 kg, Europe has 2.5 kg, Japan has 12 kg, and Korea has 6.6 kg use of pesticides. That is why the 15 to 25% Indian crop is spoiled by insects, disease, weed, कैटल्स एंड बर्ड्स विच में बी सेव्ड। कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो किसके कारण बढ़ी है, पेस्टिसाइड्स के कारण। बट फिर भी हमारे यहाँ पे इंडियन कंट्री में पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर हम इंडियन सर्वे करने चाहें तो इंडिया जो है खाली 0.5 kg जो है वो पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करती है, बल्कि अमेरिका जो है वो 7 kg, यूरोप 2.5 kg, जापान 12 kg, कोरिया 6.6 kg जो है वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करती है। नाउ इन प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, पुअर क्वालिटी पेस्टिसाइड्स, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो कि हमें किस तरह से यूज़ करना है, अगर पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी ना हो तो वो भी हमारे लिए इंडिया जैसी कंट्री में बहुत बड़ा इशू है। और इन प्रॉपर अगर हम इस पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपर वे से तो वो क्या होगा, हमारे हमारे जैसे लोगों के लिए और एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक हो जाएगा। नाउ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटीज अपॉइंटेड टू इन्फॉर्म इंडियन फार्मर अबाउट वेरियस टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड लेवल ऑफ पॉइजन। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो है उन्होंने एक अपॉइंट किया है, उन्हें अपॉइंट किया गया है कि फार्मर्स को अलग अलग पेस्टिसाइड्स के बारे में, उनके पॉइजन्स कितना है उसमें और किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी, टाइम, लेवल, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उसे अपॉइंट किया गया है। और इकोनॉमिकली फ्रेंडली हो इस तरह के पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए और नॉन पॉइजनस हो, इस तरह से फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और किस तरह से उन्हें जो पेस्टिसाइड उसका यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नाउ लास्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर रिसर्च।
ICAR, Indian Council of Agriculture Research, is only institute which manage agriculture researches. It provides arrangement for research and also give adequate help. कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च की जाती है, कि अलग अलग रिसर्च की जाती है, प्रॉपर हेल्प भी दी जाती है और अवेयरनेस दी जाती है फिशरिंग के बारे में, कैट रेयरिंग के बारे में, हॉर्टिकल्चर्स के बारे में। और एक ये पायनियर वर्क जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक्सपांड करने के लिए भी वो हेल्पफुल होता है और अप्रोप्रिएट इफेक्ट डाल रहा है कि फूड अवेलेबिलिटी भी हो और न्यूट्रिशन भी मिले और मैक्सिमम प्रोटेक्शन भी मिल सके। इस तरह से यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च की जाती है ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो, एनवायरनमेंट भी अच्छे से रहे और एज वेल एज जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो सके। तो इस तरह से यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्रोडक्टिविटी के साथ साथ फार्मर्स का भी ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, क्यों उसकी इतनी कैसी कंडीशन है, उसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। उसके ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आपको ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।